प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय होगा समन्वय प्राप्ति की विधियाँ या साधन, मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ अचीविंग कोऑर्डिनेशन। समन्वय प्राप्त करने की जो विधियाँ है वो 1 से लेके 14 है। उनका हम विस्तार पूर्वक 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि समन्वय प्राप्ति की विधियाँ या साधन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आदेश श्रृंखला द्वारा समन्वय, कोऑर्डिनेशन बाय चेन ऑफ कमांड। हमने पिछले वीडियो में प्रबंध के सिद्धांत का जो टॉपिक का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था सिद्धांत आदेश श्रृंखला, जिसमें हमने ये जाना था एक संगठन में अधिकारी को अपने अधीनस्थ को आदेश व निर्देश देने का अधिकार होता है। तो इसलिए अधिकारी अपने अधीनस्थ को आदेश देकर संस्था के लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं उनके अनुसार कार्य करवा सकते हैं। तो इस प्रकार सभी संस्थाओं में समन्वय करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है समन्वय प्राप्ति की विधि, जिसमें नेक्स्ट है नेतृत्व द्वारा समन्वय, कोऑर्डिनेशन बाय पर्सनल लीडरशिप। एक प्रबंध के विद्वान है बेंच, वो कहते हैं समन्वय एक मानवीय प्रक्रिया है, मानव द्वारा की जाती है, मानवीय प्रक्रिया है और प्रबंधक अपने व्यक्तिगत आचरण द्वारा, उसका स्वयं का जो आचरण है उसके द्वारा उसकी स्थापना करता है। इस प्रकार अच्छे नेतृत्व द्वारा संस्था के कर्मचारियों के कार्य को महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है तथा कर्मचारी के भ्रम, अनिश्चितताएं एवं गलतियों को समाप्त किया जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो परिणाम स्वरूप कुशलतापूर्वक समन्वय स्थापित किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छे नेतृत्व द्वारा अगर अच्छा नेतृत्व किया जा रहा है तो यहाँ वहाँ पे क्या होगा, कर्मचारियों के कार्यों को इफ़ेक्टिव, उसके कार्यों को प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारी के जो भ्रम है, जो संदेह है या अनिश्चितताएं है या जो उनसे गलतियां होती है उनको भी समाप्त किया जा सकता है और जिसके परिणाम से क्या होगा, समन्वय स्थापित किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है प्रभावशाली संदेश वहन व्यवस्था, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ये संदेश कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है वो हम आगे नेक्स्ट अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि कम्युनिकेशन या संप्रेषण क्या होता है। लेकिन यहाँ पे प्रभावशाली संदेश वहन व्यवस्था यानी एक व्यक्ति का संदेश दूसरे व्यक्ति को पहुँचाना। तो यहाँ पे समन्वय के लिए संदेश वाहक अति आवश्यक है। समन्वय के लिए संदेश वाहन को किसी न किसी रूप में आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, समन्वय के लिए संदेश वाहन को किसी न किसी रूप में आवश्यक पड़ती है। समन्वय करने के लिए संदेश वाहक या तो लिखित रिटर्न में या मौखिक ओरल या औपचारिक या अनौपचारिक, अधोगामी या ऊर्ध्वगामी किसी भी रूप में हो सकता है। कुशल संदेश वाहक से संस्था के सभी स्तरों पर आवश्यक सूचनाएं प्रदान की जा सकती है और प्रबंधों के विचारों को स्पष्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार कर्मचारी के जो डाउट है उनको दूर किया जा सकता है और इन जो सभी जो काम है जो संस्था के, उन कार्यों में समन्वय में मान योगदान मिलता है। किसके द्वारा? प्रभावी संदेश वह व्यवस्था द्वारा। फिर नेक्स्ट है संस्था के नीति विवरण, पॉलिसी स्टेटमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। इसके अंतर्गत संस्था के नीति विवरण भी समन्वय के साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अधिकारी अपने कर्मचारियों को संस्था के नीतियों एवं
लक्ष्यों को के बारे में बताता है, अवगत कराता है और सारी जानकारी देते हैं कि संस्था के उद्देश्य क्या क्या है। इससे कर्मचारी स्वयं ही इन नीतियों या लक्ष्यों के अनुसार कार्य करने लगते हैं। अगर वे कर्मचारी विचलित होते हैं, भ्रमित होते हैं, तो प्रबंधक उनको मार्गदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार संस्था की नीति विवरण द्वारा भी समन्वय किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है समन्वय समिति, कोऑर्डिनेटिंग कमेटीज। समितियाँ या कमेटी के द्वारा भी समन्वय किया जा सकता है। अब ये समितियाँ स्थायी व अस्थायी रूप में भी नियुक्त हो सकती है। लेकिन यहाँ पे समिति बना के भी ये जो समन्वय है आसानी से किया जा सकता है। विभिन्न विभागों में समतल समन्वय के लिए भी प्राप्ति के लिए भी महत्वपूर्ण विधियाँ है। समतल समन्वय, आंतरिक समन्वय और ये बाह्य समन्वय, इसके अलावा और भी समन्वय, इनका अध्ययन हम जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें समन्वय के प्रकार है वहाँ पे जाके वहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे समितियाँ यानी समन्वय समिति के द्वारा भी इसमें क्या किया जा सकता है, समन्वय एक संस्था में तालमेल कर्मचारियों के बीच में किया जा सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है संपर्क अधिकारी। जब विभिन्न विभागों में उनकी क्रियाओं में आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, किसी बात को लेके उनमें दूरी हो जाती है और समन्वय करना कठिन हो जाता है, तो संपर्क अधिकारी भी समन्वय समिति द्वारा, ठीक है, की बातें विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने के लिए कार्य करते हैं। समन्वय अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में एक बात और भी इम्पोर्टेंट है, वह उसकी नियुक्ति तभी की जा सकती है जबकि विभाग का जो अध्यक्ष है वो अपना आपस में समन्वय करने में असमर्थ रहते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। संपर्क अधिकारी की नियुक्ति, ऑफिसर की नियुक्ति तभी की जा सकती है जबकि जो विभाग का जो अध्यक्ष है आपस में समन्वय करने में असमर्थ रहता है। फिर नेक्स्ट है आत्म समन्वय, सेल्फ कोऑर्डिनेशन। वर्तमान समय में आत्म समन्वय को भी समन्वय की एक विधि माने जाने लगा है। अब आत्म समन्वय क्या होता है? आत्म समन्वय के लिए कर्मचारी एक दूसरे को कार्य को देखते हैं और ध्यान में रखते हैं। वे एक दूसरे को कार्य को देखकर अपने कार्य में समन्वय स्थापित कर लेते हैं। हालांकि एक अच्छी विधि, किंतु या अधिक जटिल प्रकृति के का कार्य होता है, वहाँ आत्मसंभव इम्पॉसिबल है, यानी संभव नहीं है। तो इस प्रकार आत्मसंभव सेल्फ कोऑर्डिनेशन के द्वारा भी समन्वय किया जा सकता है। फिर है सामूहिक निर्णय, ग्रुप डिसीजन। समिति के साथ सामूहिक निर्णय को भी समन्वय की एक विधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सामूहिक निर्णय में विभिन्न संबंधित व्यक्ति मिलकर अपने कार्य के संबंध में निर्णय लेते हैं और अपनी समस्याओं को निर्णय से पूर्व ही समूह के सामने रखते हैं, जिससे निर्णय की समूह की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर लिए जाते हैं। ये अगर ऐसा होता है तो भी समन्वय करना सरल हो जाता है। इसके अलावा सभाएं एवं सम्मेलन, मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस। सभाएं एवं सम्मेलन समन्वय स्थापित करने की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विधियों में से एक यह है। सभाएं तथा सेमिनारों में सभी प्रकार की समस्याओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जाती है। ऐसे में अनौपचारिक रूप से वार्तालाप भी होती है और विचार विमर्श भी किया जाता है। विचार विमर्श होता है जिसके परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारी व प्रबंधक अपनी समस्याएं, शिकायत व सुझाव खुलकर प्रकट करते हैं, खुलकर रखते हैं, जिससे अच्छे परिणाम आते हैं और भविष्य में समन्वय करना सरल हो जाता है। फिर है निरीक्षण, सुपरविजन के द्वारा भी समन्वय किया जाता है। अधीनस्थ की
प्रक्रियाओं में समन्वय स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण व प्राचीन साधन निरीक्षण है। अधिकारी अपने विभिन्न कर्मचारियों की क्रियाओं का निरीक्षण यानी सुपरविजन करके उनकी क्रियाओं में समन्वय स्थापित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सुदृढ़ संगठन, साउंड ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छी संगठन संरचना समन्वय स्थापित करने में एक महान योगदान दे सकती है। संगठन संरचना विभिन्न अधिकारी व अधीनस्थों से लंबवत व समतल संबंधों का निर्धारण करती है, जिससे इससे क्या होगा, इसमें संबंधों में स्पष्टीकरण से समन्वय करना सरल हो जाता है। तो इस प्रकार सुदृढ़ संगठन साउंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी समन्वय किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि संगठन संरचना विभिन्न अधिकारियों या अधीनस्थों से लंबवत व समतल संबंधों का निर्धारण करती है। अब नेक्स्ट है आगमन प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। जब कर्मचारी संस्था में पहली बार प्रवेश लेते हैं तब उन्हें आगमन प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी उनके प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे में प्रशिक्षण के दौरान उन्हें संस्था की नीतियाँ, जो पॉलिसी है, नियम है, रूल, प्रक्रिया, व्यवहार, मापदंड यानी स्टैंडर्ड, संगठनात्मक मूल्य तथा संस्था के इतिहास से अवगत कराया जाता है। इन सबकी जानकारी होने पर नए कर्मचारी पुराने कर्मचारी के साथ आसानी से समन्वय कर लेते हैं। फिर तेरहवीं जो विधि है वो है अनौपचारिक समन्वय, इनफॉर्मल कोऑर्डिनेशन। प्रभावी समन्वय के लिए औपचारिक तरीके के साथ साथ अनौपचारिक रूप से भी समन्वय को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अनौपचारिक समन्वय के लिए लोगों में आपसी प्रेम व सामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहन किया जाता है, जिससे लोगों में सहयोग की भावना जागृत होती है और विकसित होती है, जो कि समन्वय के लिए परमावश्यक है। ठीक है, इस प्रकार इसमें लोगों की सहयोग की भावना विकसित होती है और ये क्या काम करती है, फिर समन्वय को आगे बढ़ाती है। फिर नेक्स्ट और लास्ट है प्रेरणा प्रलोभन, इंसेंटिव। समन्वय के लिए यानी कोऑर्डिनेशन के लिए संस्था के सदस्यों को प्रेरणा प्रलोभन यानी इंसेंटिव भी दिया जाता है। ऐसे में इंसेंटिव दिए जाना भी चाहिए। ऐसे में इससे क्या होगा कि सभी सदस्यों के आपसी हितों के साथ साधा जा सके। इस प्रकार प्रेरणा प्रलोभन के द्वारा भी समन्वय किया जा सकता है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि समन्वय के लिए संस्था के सदस्यों को इंसेंटिव दिया जाता है। ऐसे प्रलोभन दिए जाने चाहिए जिससे कि सभी सदस्यों के आपसी हितों को साधा जा सके। एग्जाम्पल के द्वारा इसको, जैसे एक संस्था में लाभ भागीता यानी प्रॉफिट शेयरिंग को अपनाकर सरलता से समन्वय या कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग, लाभ भागीता को भी अपनाकर सरलता से समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये समन्वय प्राप्ति की विधियाँ या साधन, मेथड ऑफ और टेक्निक्स ऑफ अचीविंग कोऑर्डिनेशन की 1 से लेके 14 जो विधियाँ है उनका हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। थैंक यू।